शिक्षण में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उमेश चौहान बीएड सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष के शिक्षण के इस क्रम में गणित का शिक्षण शास्त्र विषय के ऊपर आप सभी प्रशिक्षु छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के साथ चर्चा प्रस्तुत करूंगा। तो आज हम गणित का शिक्षण विषय के प्रथम इकाई के अंतर्गत गणित अधिगम के मूल्य के बचे हुए 3 प्रकरणों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए गणित शिक्षण के मूल्य या गणित अधिगम के मूल्य प्रकरण के ऊपर शेष बचे हुए प्रकरणों के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पिछले लेक्चर में हम सभी ने गणित शिक्षण या गणित अधिगम प्रकरण के अंतर्गत 6 मूल्यों के ऊपर विस्तृत चर्चा कर लिया है। जो 6 मूल्यों के ऊपर हमने चर्चा किया था, मैं आप लोगों को पुनः याद दिला देना चाहता हूँ कि उन 6 मूल्यों में जो पहला मूल्य था गणित शिक्षण के व्यवहारिक मूल्य, और जो दूसरा था गणित शिक्षण के बौद्धिक मूल्य, तीसरा जो था वो था गणित शिक्षण के सामाजिक मूल्य, चौथा पॉइंट था वो था गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य, और जो 5वां पॉइंट था हमारा वो था गणित शिक्षण के अनुशासन संबंधी मूल्य, और जो 6वां पॉइंट था हमारा गणित शिक्षण के सांस्कृतिक मूल्य। इन सभी मूल्यों को हम लोगों ने एक ही पैटर्न के आधार पर हम लोग गणित शिक्षण करने के पश्चात व्यवहार से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण के व्यवहारिक मूल्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गणित शिक्षण करने के पश्चात जो भौतिक क्षेत्रों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते थे उन्हें हम लोगों ने गणित शिक्षण या गणित अधिगम के बौद्धिक मूल्य कहते थे। और जो अगला था सामाजिक मूल्य, तो उसको हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि गणित अधिगम करने के पश्चात सामाजिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें गणित शिक्षण के सामाजिक मूल्य कहते हैं। फिर उसके बाद जो चौथा था अनुशासन संबंधी मूल्य या अनुशासनात्मक मूल्य, तो गणित शिक्षण करने के पश्चात अनुशासन से संबंधित जो मूल्य प्राप्त होते हैं उन्हें हम अनुशासनात्मक मूल्य कहते हैं। जो 5वां था हम लोगों का नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य को हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि गणित शिक्षण करने के पश्चात नैतिक मूल्यों से संबंधित जो मूल्य प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य कहते हैं। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत सच्चाई, ईमानदारी, विचारों की पवित्रता, स्वच्छता, न्यायप्रियता, यथार्थता, समय की पाबंदी और कर्तव्यनिष्ठता, धैर्यशीलता, आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों का आदर करना, भला बुरा सोचने के सामर्थ्य इत्यादि का हम लोगों ने चर्चा किया था। और फिर उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट था सांस्कृतिक मूल्य, तो उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था कि शिक्षण करने के पश्चात संस्कृति से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम गणित शिक्षण के या गणित अधिगम के सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। इसी को महोदय ने कि गणित विषय सभ्यता का दर्पण है, और उसी में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। तो आइए आज हम शेष बचे हुए 3 मूल्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो मूल्य है वो है कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य। तो आइए सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न के आधार पर गणित अधिगम करने के पश्चात सौंदर्य या कला से संबंधित जो मूल्य या सौंदर्य या कला से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य कहते हैं। विद्यार्थी जिन्हें गणित पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है
वे विद्यार्थी गणित विषय के बारे में कुछ गलत धारणाएं बना रखे हैं कि गणित एक रसहीन विषय है, बहुत डिफ़िकल्ट विषय है, रूखा विषय है, इसमें कोई आनंद नहीं आता है, इत्यादि इत्यादि। गणित उन गणित प्रेमियों के लिए गणित गीत है, गणित कला है तथा गणित आनंद की प्राप्ति का एक सफल साधन है। गणित विषय में सफलता पाने के बाद गणित प्रेमियों का ठिकाना नहीं रहता है। यही कारण है कि जो पाइथागोरस थे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध जो थ्योरम खोजी थी उसके उपलक्ष्य में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी। खुशी का 100 बैलों की बलि चढ़ा दी। तो गणित विषय में समस्याओं को हल करने में अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेष करके जब समस्या का उत्तर पुस्तक में दिए गए उत्तर से मिल जाता है तो उस समय प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, सभी को संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मविश्वास और स्वामित्व की चमक से प्रफुल्लित हो उठते हैं हम लोग उस समय। तो गणित को कलाओं का सृजनकर्ता विषय माना जाता है और गणित विषय को पोषक और पारखी भी कहा जाता है। इस बात में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि गणित विषय के द्वारा व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। जी बिल्कुल विकास होता ही है। सभी कलाएं और सौंदर्यात्मक वस्तुएं, चाहे वो चित्रकला ही क्यों न हो, चाहे वो मूर्ति कला ही क्यों न हो, चाहे वो स्थापत्य कला ही क्यों न हो, चाहे वो संगीत हो या नृत्य हो या किसी भी प्रकार की कला क्यों न हो, यहाँ तक कि हम बिना गणित के कविता का रसास्वाद भी नहीं कर सकते। सारी कविता गणित के बिना रसहीन हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी कविता को पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो जो रस की अनुभूति होती है वो उसमें लगाए गए मात्राओं के द्वारा होती है। और जो मात्राओं की हम गणना करते हैं वो गणित पर ही आधारित होती है। 1 2 3 4 लघु गुरु जो मात्राएं हम लोग गिनते हैं वो सभी गणित का ही देन है कि पहले पंक्ति में 13 मात्राएं, दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं हैं, तो छंद होगा, दोहा होगा, चौपाई होगा, इत्यादि इत्यादि हम लोग गणना करते थे हिंदी के विषय में। तो इससे पता चलता है कि गणित से कोई भी विषय अछूता नहीं है। गणित विषय एक ऐसी विषय है जिससे कि संगीत भी अछूता नहीं रहा है। संगीत भी ध्वनि का गणित में बंधा हुआ है। संगीत के सभी साज बाज जो हारमोनियम, सितार, तबला, बांसुरी, वीणा इत्यादि सभी गणित की क्रियाओं पर ही आधारित हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सौंदर्य का रहस्य क्रम, व्यवस्था और संतुलन समानुपात में ही है और गणित ही केवल एक ऐसा विषय है जो अकेला ही यह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। जी हाँ, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अन्य कलाओं के लिए तो सौंदर्य प्रसादक है ही, लेकिन साथ ही साथ यह स्वयं में ही कला और अवकाश और मनोरंजन करने के गुण भी समाहित किए हुए हैं। गणित की क्रियाओं को जब हम करते हैं, खास करके पैराडॉक्स होती हैं, पहेलियाँ होती हैं या जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, कुछ रोचक गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उनको करने के बाद हम लोग को आनंद की अनुभूति होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है वही आनंद की अनुभूति ही क्या है, गणित शिक्षण के कौन से मूल्य, गणित शिक्षण के कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य कहलाएंगे। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे अभी जो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 + 1 × 9 + 2 = 11, 12 × 9 + 3 = 111 and 1 2 3 multiplied by 9 + 4 = 41। तो इसको हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग हो रही है 1 से, फिर उसमें 2 बढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद क्रम से आने वाली संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे संख्याएं बढ़ रही हैं और हर एक संख्या में 9 का गुणा करने के बाद पहले हम 2 जोड़ रहे हैं, दूसरे क्रम में 3 जोड़ रहे हैं, तीसरे क्रम में 4 जोड़ रहे हैं, चौथे क्रम में 5 जोड़ रहे हैं। इसी क्रम को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो
हम पाते हैं कि इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम में एक और एक ही केवल आ रहे हैं। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख रहे हैं कि पहले 11 प्राप्त हुआ, दूसरी बार 111, तीसरी बार 1111, चौथी बार 11,111 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि हम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अप टू द इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें और प्लस इसमें इनफाइनाइट कर दें हम, यदि इनफाइनाइट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आएगा। तो इस प्रकार से ये बड़ी ही रोचक गणितीय पहेली क्या कहा जाए, गणितीय संक्रिया ही कहेंगे इसे। और कुछ जादू के पैटर्न भी, जादू के वर्ग भी कुछ इस प्रकार से हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक है 3 गुणे 3 क्रम का एक मैट्रिक्स है और इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं भरी गई हैं और ये संख्याएं इस प्रकार से अरेंज की गई हैं कि अगर इनको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी प्रकार से अगर हम ऐड करते हैं तो इन संख्याओं का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15। तो देखिए ये काफ़ी रोचक है। इसी प्रकार से अन्य किसी संख्या को आप लेकर के इसमें भर करके देखिए क्या वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये इसे हम आपको समझा देते हैं। इसे आप क्या कीजिए, हेबसिगफाइड HEBCIGFA हेबसिगफाइड और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या लिख लीजिए। और ये जो क्रम आप बना रहे हैं इसमें, तो इस क्रम में आप क्या कीजिए, पहले आप भरिए, इधर से हॉरिजॉन्टली भरिए। ए स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आप ऐसे भरिएगा, ABC, फिर नीचे उसके D, फिर इसके नीचे E, फिर उसके बाएं तरफ F, फिर उसके बाएं तरफ G, फिर उस G के ऊपर F, फिर बीच में H भर दीजिए। इसी आधार पे आप किसी भी प्रकार की संख्या, मान लीजिए कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से स्टार्ट करके 5 6 7 भर सकते हैं, 7 8 9 भर सकते हैं। इसी तरह से करके आप अन्य पैटर्न फॉलो कर सकते हैं और अन्य प्रकार के रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, गणित शिक्षण के व्यावसायिक मूल्य के अंतर्गत। तो इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप लोग डिफाइन कर ही चुके होंगे। चलिए आइए हम डिफाइन कर देते हैं गणित शिक्षण के व्यावसायिक मूल्य। तो गणित शिक्षण करने के पश्चात व्यवसाय से संबंधित जो मूल्य प्राप्त होते हैं या व्यवसाय से संबंधित या व्यावसायिक मूल्य से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण के या गणित अधिगम के व्यावसायिक मूल्य कहते हैं। गणित शिक्षण करने के पश्चात या गणित अधिगम करने के पश्चात व्यवसाय से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं या व्यावसायिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण के व्यावसायिक मूल्य कहते हैं। खास करके गणित विषय से कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जो अछूता रहा हो। गणित विषय का अध्ययन करने वाले छात्र के लिए व्यवसाय की कमी नहीं होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, जापान में हो, किसी भी देश में क्यों ना हो। गणित विषय में जो निपुण छात्र है उस छात्र को व्यवसायों की कमी नहीं होती है। अर्थात गणित विषय छात्र के कौशलों को विस्तृत रूप से विकसित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ व्यवसाय के क्षेत्र इस प्रकार हैं जैसे कि कृषि, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, सिलाई, कारपेंटरी तथा अन्य निरीक्षण कार्यों में, खास करके इन सभी कार्यों में गणित की जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास गणित की जानकारी है तो उनको इसमें विशेष लाभ मिलेगा, राइट। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, गणित शिक्षण के व्यावसायिक मूल्य। हाँ, ये जो आपके पास फिगर है, फिगर देख करके भी आप समझ सकते हैं कि सिलाई करने वाली छात्राएं हैं
और सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करने में भी कपड़ों को काटने के लिए हमें पहले मेज़रमेंट करना पड़ता है कि कितना लंबाई रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, क्या किस तरीके से काटना है। तो इत्यादि में जो मेज़रमेंट हम करते हैं, जो स्टार्टिंग प्रक्रिया है सिलाई की, तो उसमें जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो सभी गणित के ऊपर ही आधारित होती है। खास करके बैंकिंग के फील्ड में आप चले जाइए, बैंकिंग के फील्ड में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी कितने कस्टमर हैं बैंक में, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना परसेंटेज उनका ब्याज बनेगा, इस सभी चीज़ों की गणना जो किया जाता है, वो सभी गणना का जो मूल आधार है गणित विषय ही है। आ जाते हैं शॉपिंग मॉल्स के अंतर्गत, आप देखे होंगे, गए होंगे तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। शॉपिंग मॉल का ये जो टैग लगाया गया है उसमें आप खास करके देखेंगे जब सामानें पुरानी हो जाती हैं और वो सामानें कम प्रचलन में होती है तो जो मॉल वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि सामानों पे छूट देने लगते हैं और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उन सामानों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जो छूट दिया जाता है उस छूट में भी कुछ साइकोलॉजी रहती है। तो छूट देने के पश्चात उसका एक्चुअल मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि 500 रुपये है किसी भी चीज़ का मूल्य और एक्चुअल जो उस पर प्रिंटेड मूल्य है और उस पर 50% का ऑफ़र दिया गया है कंपनी के द्वारा। ये जो 50% का ऑफ़र दिया गया है, तो इस 50% के ऑफ़र देने के बाद 500 रुपये का 50% वो जो डिस्काउंट करेगा, वो डिस्काउंट करने के बाद 250 रुपये कस्टमर से उस सामान को का जो प्राइस होगा छूट देने के बाद उसको ले लेगा। तो देखिए, कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, खास करके बैंकिंग हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, कृषि का चित्र भी छोटा नहीं है। इसमें भी बड़ी विस्तृत मात्रा में गणित का प्रयोग किया जाता है, राइट। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। गणित शिक्षण के मनोवैज्ञानिक मूल्य, इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। गणित शिक्षण के मनोवैज्ञानिक मूल्य को गणित शिक्षण या अधिगम करने के पश्चात मनोवैज्ञानिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण या गणित अधिगम के मनोवैज्ञानिक मूल्य कहते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्यों के अंतर्गत सकारात्मक दृष्टिकोण, तर्क करना, दिमागी खुलापन, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आत्मनियंत्रण, आत्मनिरीक्षण। तो गणित का अध्ययन करने से बालकों में सकारात्मक वृद्धि का विकास होता है, दिमागी खुलापन विकसित हो जाता है, तर्क करने की आदत विकसित हो जाती है और तर्क करने की आदत विकसित होने पर वो चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ लेते हैं, चीज़ों का विश्लेषण कर लेते हैं, संश्लेषण कर लेते हैं और सही गलत का ज्ञान कर लेते हैं। तो गणित विषय ही एक ऐसी विषय है जिसमें ज़्यादातर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। खास करके जो गणित विषय में करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, तर्क करके सीखना, समस्या समाधान करना, फिर उसके बाद इत्यादि जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं, वो सभी सिद्धांत क्या हैं, गणित के ऊपर ही आधारित हैं। अतः गणित का अध्ययन करने के पश्चात क्या किया जा सकता है कि बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित किया जा सकता है, राइट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये अब तक हम लोगों ने चर्चा किया गणित शिक्षण या गणित अधिगम के 9 मूल्यों के ऊपर, और इन 9 मूल्यों में जो बेसिक मूल्य थे वो थे गणित शिक्षण के व्यवहारिक या प्रयोगात्मक मूल्य, दूसरा जो था सामाजिक मूल्य, दूसरा बौद्धिक मूल्य था, तीसरा सामाजिक था, चौथा नैतिक मूल्य था, पांचवा अनुशासनात्मक संबंधित मूल्य था, छठा था सांस्कृतिक मूल्य था, और फिर उसके बाद सातवां हम लोगों ने बात किया था सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे हम लोगों ने बात किया था गणित के व्यावसायिक मूल्य, और 9वें पे बात किया था गणित विषय के मनोवैज्ञानिक मूल्य के ऊपर। तो इन सभी का अध्ययन करने के बाद एक विशेष चीज़ सामने निकल कर के आ रही है कि जो गणित विषय है वो विभिन्न प्रकार के गणितीय कौशलों को छात्रों के अंदर विकसित करती है, विभिन्न प्रकार के गणितीय कौशलों को विकसित करती है, जैसे कि चिंतन करना, तर्क करना,
दिमाग को डिसिप्लिन में रखना, धैर्य